मुख्य से दो भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी तटीय प्रदेश और दूसरा पूर्वी तटीय। पश्चिमी तटीय प्रदेश पूर्वी तट की अपेक्षा संग्रह और चौड़ाई इसकी ज्यादा। जैसे मैंने पहले बता रखा है कि इसकी चौड़ाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर की है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग 190 किलोमीटर के आसपास है। पश्चिमी तट जो है एक खड़ा तट, प्रकार की दीवार होती है ना, उस प्रकार की खड़ा तट। इस प्रकार के तट को डाल्मेशियन तट भी कहते हैं। डाल्मेशियन तट भी कहते हैं। डाल्मेशियन तट उस प्रकार का होता है जैसे रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में तमाम प्रशांत और अमेरिकी प्लेट आपस में टकरा रही है, वहां भी डाल्मेशियन तट भी है, क्योंकि उस तट का जो पश्चिमी हिस्सा है बिल्कुल खड़ा है, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। पश्चिमी तट की ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। पूर्वी तट की कितनी है? 610 मीटर। ये बड़ा और सीधा तट है, इसलिए डाल्मेशियन तट कहते हैं। तो एक ऐसा तट जो एक सीधी रेखा के समान खड़ा हो उसे डाल्मेशियन तट कहते हैं। पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है: गुजरात तट, कोंकण तट, कर्नाटक तट और कच्छ के रंग से ताप्ती नदी का क्षेत्र है गुजरात तट कहलाता है। ताप्ती नदी से गोवा तक का जो तट है वो कोंकण तट कहलाता है। गोवा से मंगलोर तक का जो तट है वो कर्नाटक तट कहलाता है, और मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तट है वो मालाबार तट कहलाता है। कोंकण तट, इस पश्चिमी तट पर कोंकण तट सबसे संकरा तट है। इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे कम इसी तट पर है कर्नाटक में, और चौड़ाई जो है ज्यादा कोंकण तट पर है, ठीक है, 80 किलो। मालाबार तट पर कुछ लेगून झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेगून झीलें। इन लेगून झीलों को यहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में यहाँ क्या कहते हैं? कयाल। क्या कहते हैं? कयाल के। प्रश्न आ सकता है कि कयाल क्या, ठीक है ना? तो कयाल एक प्रकार की लेगून झील है जिसे स्थानीय भाषा में केरल में स्थानीय भाषा में कयाल कहा है। लेगून क्या होती है पता नहीं? जैसे ये अपना तट है और इस तट पर इस प्रकार की आकृति बनी हुई हो, है ना? ये तट है पूरा, और ये भी है कि जलीय तो ये तीनों ओर से किससे घिरा हुआ? भूमि से घिरा हुआ, धरातल से घिरा हुआ, केवल एक छोटा सा भाग इनसे जुड़ा हुआ है जल। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं जिसका तीनों ओर स्थल से हो और एक सकरा भाग जल से जुड़ा हुआ हो, ऐसी झीलों को लेगून झील कहते हैं, ठीक है? इन लेगून झीलों को यहाँ केरल में क्या कहते हैं? कयाल। जैसे पूनावादा कयाल, इसमें पूनावादा कयाल के अंदर नेहरू नौकायान ट्रॉफी होता है। नेहरू नौकायान ट्रॉफी होती है पूना में देख करेंगे। वेबनार कयाल, इस कयाल को अरब सागर की रानी भी कहा है। क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो ये था पश्चिमी तट। पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा थोड़ा क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण जो है विभिन्न नदियों द्वारा लाए गए अपशिष्ट पदार्थों के जमा होने से निक्षेप से हुआ है। ये सभी नदी यहाँ क्या बनाती है? झील बनाती है, जिसके कारण इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी सरकार तट, रायलसीमा तट और कोरामंडल तट। उत्तरी सरकार महानदी से कृष्णा नदी तक, रायलसीमा तट कृष्णा से कावेरी तक, और कावेरी से कन्याकुमारी कोरामंडल तक। सबसे ज्यादा पूरी घाट पर, या ये मान ले तटीय प्रदेश में सबसे चौड़ा तटीय प्रदेश कौन सा है? तो कोरामंडल है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कितनी है? 1 किलोमीटर। सबसे ज्यादा चौड़ा तट कौन सा है? कोरामंडल।
और इस कोरामंडल तट की एक विशेषता है कि यहाँ मोतियों का उत्पादन होता है। मोतियों का उत्पादन तटीय प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह एक ऐसा तट पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर वस्तुओं को जहाजों में भरा जाता है और खाली किया जाता है। एक सामान्य बात है। तो इंसान को क्या कहते हैं? बंदरगाह को पतन भी बोला जाता है। तो ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं जिनमें कांडला जो गुजरात के अंदर है। राजस्थान से अगर कोई भी वस्तु विदेश में भेजी जाती है तो वो कांडला बंदरगाह से ही ये बंदरगाह प्राचीन समय से ही राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी रहा है। अंग्रेजों के जमाने से ही मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 10 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है देश का और ये प्राकृतिक बंदरगाह भी है। प्राकृतिक बंदरगाह इस पर भार अत्यधिक होने के कारण इसका एक नया बंदरगाह तैयार किया गया जिसे नव मुंबई बंदरगाह कहते हैं और इसका नामकरण जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के नाम पर किया गया। गोवा के अंदर है मारमा गोवा, ये गोवा के अंदर है। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इसी बंदरगाह से भारत आया। मारमा गोवा बंदरगाह पर ही पहुंचा था वास्को डी गामा। ठीक है। कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह और केरल में कोची बंदरगाह। ये तो कोची बंदरगाह है जो हमने अभी पढ़ी थी वेवनाथ गयाल। इस वेवनाथ गयाल पर ही वेवनाथ गयाल पर ही स्थित है कोची बंदरगाह। ठीक है ना। ये जितने भी बंदरगाह ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम, नागापट्टिनम ये और चेन्नई। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। हाँ, ये मानव ने विकसित किया चेन्नई। बाकी सभी प्राकृतिक बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। इसके आगे जो है जैसे ही तट है इस विशाखापट्टनम के आगे की ओर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी को काट कर इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। डॉल्फिन पहाड़ी है, डॉल्फिन पहाड़ी को काट के इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। पारादीप उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये थी एक कृत्रिम बंदरगाह। सबसे गहरा जो पोताश्रय है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह का गहरा, यानी जो दिल्ली से होता है वो सबसे ज्यादा गहरा जो है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह। कोलकाता सबसे प्राचीन बंदरगाह है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कोलकाता पर भी अत्यधिक भार होने के कारण बाद में कौन सा बंदरगाह बनाया गया? हुगली बंदरगाह। तो ये भारत के प्रमुख बंदरगाह है जिनमें चेन्नई, पारादीप ये कृत्रिम बंदरगाह है और एक संस्थान को काट के जो बंदरगाह बनाया गया है विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। ये तीनों जो है वो तमिलनाडु में है। चेन्नई, नागापट्टिनम और तूतीकोरम। कोची कहाँ पर है? केरल में। मंगलोर कर्नाटक में। मारमा गोवा में। मुंबई महाराष्ट्र में और कांडला गुजरात। ये भारत के मुख्य प्रमुख बंदरगाह। ठीक है।